हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? पोइट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12th। एंड वी आर स्टडिंग इन क्लास 12th compulsory English. Your grammar portion has been completed and your poetry section has also been completed in your compulsory English. In your poetry section आपके काव्य खंड में 5 कविताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से पहली पोएम बेन जॉनसन की द नोबल नेचर, दूसरी पोएम आपकी W. गिब्सन ए बॉयज सॉन्ग, तीसरी पोएम कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल द होप, चौथी पोएम आपकी विलियम शेक्सपियर द 7 एज ऑफ मैन, पांचवी पोएम आपकी जेम्स स्टीफन्स द स्नेयर। ये पांचों कविताएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद लेते हैं हम प्रोज सेक्शन, यानी गद्य खंड। काव्य खंड के बाद व्याकरण कंप्लीट हो चुकी है, काव्य खंड कंप्लीट हो चुका है, गद्य खंड लेते हैं। और गद्य खंड में आपकी 2 पुस्तक हैं, 2 बुक्स हैं आपकी, जिसमें से फर्स्ट बुक, पहली पुस्तक के बारे में बात करते हैं जो आपकी चल रही है, जिसमें आपकी पोएट्री सेक्शन भी दिया हुआ है। उस पुस्तक का नाम है रेनबो। दूसरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पैनोरेमा। दीज आर 2 बुक्स इन योर सिलेबस। पैनोरेमा बुक में आपका स्टोरी दी हुई है, कहानी दी हुई है। रेनबो बुक में 5 यूनिट आपके दिए हुए हैं पोएट्री सेक्शन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो 11 चैप्टर आपके हैं वो हैं आपके गद्य खंड के, जिसमें निबंध भी हैं, दृष्टांत भी हैं, जीवनी भी हैं। तो यहां हम रेनबो पुस्तक से प्रारंभ करते हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 पहला ही चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है वाटर, जल। द टाइटल और रियल टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर ए ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो इसमें आपका वास्तविक नाम इस पाठ का है वाटर ए ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ, जल जीवन का सच्चा अमृत, ये इसमें है। दूसरी यदि बात करते हैं तो इसका लेखक, इस निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर सीवी रमन, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये हुए हैं।
1888 में इनका जन्म हुआ था। 1970 में ये यहाँ से पास अवे हो गए। दक्षिणी भारत में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रमन इज द फुल फॉर्म ऑफ हिज नेम। इन्होंने एक खोज की थी जिसको आज हम रमन इफेक्ट कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। दूसरी बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। वाटर चैप्टर इन्होंने लिखा केवल और केवल ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि जल को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना चाहिए। ये चैप्टर पानी, जल के ऊपर यहां दिया गया है और यहां लेखक ने जल को एक सच्चा अमृत की संज्ञा दी है। प्रिय विद्यार्थियों, मार्केट में बुक्स आपको मिल जाएंगी, बुक ले आइए, बैठ करके उसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ से किताब को पढ़ाऊँगा, और यदि मार्केट में नहीं मिलती हैं, पुराने विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, आप उनसे भी पुस्तक ले सकते हो। चलिए, यहाँ आपका चैप्टर हम प्रारंभ करते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, किस तरीके से लेखक यहाँ बात करते हैं, बताते हैं। योर फर्स्ट चैप्टर इज, योर फर्स्ट लेसन इज वाटर, जल। प्रारंभ करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पुस्तक निकाल लीजिए, पुस्तक लेके बैठिए। आज आपके पास पुस्तक नहीं है, आज मैं धीमे चलूँगा थोड़ा सा। कल से आप बुक लेके आइए, बुक लेके बैठिए। ओके डियर्स, यदि अभी आप किताब ला रहे हो, वीडियो को पॉज करके आप जा सकते हो किताब लेके और प्रारंभ करते हैं। जल के बारे में लेखक बताते हैं कि जल जीवन का सच्चा अमृत है। मैं थोड़ा सा थीम इसके बारे में बता देता हूं। What is the theme of this unit, this lesson? लेखक यह कहते हैं कि जीवन का सच्चा अमृत क्या है? जल है। लेखक कहते हैं इट इज द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चा अमृत है। दूसरी बात, यह संसार का सबसे अधिक सामान्य लिक्विड है, सामान्य द्रव्य है, और है भी, हमें ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन एक निश्चित अवस्था में, निश्चित स्थिति में लेखक ये बात भी हमसे कहते हैं कि संसार का सबसे अधिक असामान्य द्रव्य यही है। इसमें इतनी असाधारण ताकत है, असाधारण शक्ति है। लेखक कहता है कि जल वो प्रभाव पैदा कर सकता है कि आप एक तरफ हरियाली देख सकते हो, एक तरफ रेगिस्तान देख सकते हो, केवल किसके कारण? पानी के कारण। लेखक ये भी कहते हैं जल देहात की सुंदरता को बढ़ाता है। जल में वो ताकत है, पुराने समय से ही पानी अपने साथ, नदियों के माध्यम से अपने साथ बहुत सारी सिल्ट, बहुत सारे कण, गाद को लेकर आया था, और वो गाद, वो सिल्ट, वो कण पानी ने क्षेत्रों में, मैदानों में बिछा दी, और यही कारण है कि आज वो मैदान पूरी तरीके से उपजाऊ मैदान माने जाते हैं, जिनमें हम फसल उगाते हैं। इसके बाद ये लेखक इसमें यही बताते हैं कि जल में विनाशकारी ताकत भी है। जल जितना लाभदायक है,
इंसानी जीवन के लिए अपने साथ सिल्ट लेकर के आया है, गाद लेकर के आया है। इसके साथ साथ इसमें विनाशकारी ताकत भी है, विनाशकारी शक्ति भी जल में होती है, क्योंकि यह मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को काटने की भी ताकत रखता है। यह है कारण। दूसरी बात, लेखक ये भी बताते हैं, ये क्वेश्चन यहां से बनते चलेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा और लिखवाता भी चलूंगा कि जल में जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊंचाई पर हैं, तेजी से पानी नीचे की ओर बहता है, तो मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी को कटाव को रोकने के कुछ उपाय भी यहाँ इस पाठ में बताए गए हैं। हमारे देश में ज़्यादातर कृषि व्यवस्था है वो बरसात के जल पर निर्भर करती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें बरसात के जल को संरक्षित करना चाहिए। लेखक लास्ट में भी बताते हैं कि हमें इंटरनल वाटरवेज, आंतरिक जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में लेखक जल को एक अमृत के समान बताते हैं, जल को एक सबसे महान सब्सटेंस, सार या पदार्थ की यह संज्ञा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हम अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं। यूर चैप्टर वाटर, फर्स्ट लाइन से प्रारंभ करते हैं। Man has through the age sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrita, a draught of which was thought to confer immortality. प्रिय विद्यार्थियों, मैन, इंसान ने हैज थ्रू द एज, थ्रू द एज, एज माने युग, थ्रू माने से, के माध्यम से, इंसान ने युगों से, हैज सॉट मीन्स तलाश किया है, ढूंढा है, इन वेन माने व्यर्थ में ही, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर, एक इमेजिनरी माने काल्पनिक, एलिक्सिर माने अमृत, ऑफ लाइफ माने किसका, जीवन का। इंसान ने युगों से, बहुत समय से इंसान ने जीवन के काल्पनिक अमृत को व्यर्थ में ही तलाश किया है। द डिवाइन अमृता, जिसको क्या नाम दिया गया है, दिव्य अमृत। इंसान ने दिव्य अमृत यानी कि एक जीवन के अमृत को व्यर्थ में ही युगों से तलाश किया है। ए ड्रॉट, एक घूंट, ड्रॉट मीन्स घूंट, ऑफ विच माने जिसकी, जिसकी किसकी, उस अमृत की, दिव्य अमृत की एक घूंट, वॉज थॉट माने समझी जाती थी, टू कन्फर माने प्रदान करती हुई, देती हुई, इमॉर्टलिटी माने अमरता। प्रिय विद्यार्थियों, इन दो पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि इंसान ने युगों से, बहुत समय से जिस अमृत की खोज कर रहा है इंसान, जिस दिव्य अमृत की खोज इंसान युगों से कर रहा है, वो व्यर्थ में ही कर रहा है। ऐसा माना जाता था कि वो दिव्य अमृत है जिसकी एक घूंट को पीने से ही क्या मिल जाता है, क्या प्रदान हो जाता है, इमॉर्टलिटी, अमरता प्रदान हो जाती है। एलिक्सिर मीन्स क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अमृत। इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक, डिवाइन मीन्स होता है दिव्य, DRAUGHT, ड्रॉट मीन्स होता है घूंट, ड्रॉट मीन्स घूंट। और इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी मीन्स होता है अमरता। इंसान ने
बहुत समय से जिस अमृत की खोज की है वो व्यर्थ में ही की है। ऐसा माना जाता था वो दिव्य अमृत जिसकी एक घूंट भी क्या है, अमरता प्रदान कर देती है। बट लेकिन द ट्रू एलिक्सिर, सच्चा अमृत, ऑफ लाइफ माने जीवन का, लाइज माने पड़ा हुआ है, नियर माने निकट, टू आवर हैंड्स हमारे हाथों के। लेखक कहते हैं लेकिन जीवन का सच्चा अमृत हमारे हाथों के निकट ही पड़ा हुआ है। फोर, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट, इट इज यह है, द कॉमनेस्ट माने सबसे अधिक सामान्य, ऑफ ऑल लिक्विड्स माने सभी द्रव्यों में। जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं उन सभी द्रव्य पदार्थों में, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो आपका डीजल है, और कोई भी दिव्य पदार्थ है, उन सभी दिव्य पदार्थों में जल, पानी को क्या माना गया है, सबसे अधिक सामान्य माना गया है। चलते आगे। क्योंकि इट इज यह है, द कॉमनेस्ट माने सबसे अधिक सामान्य, ऑफ ऑल लिक्विड्स माने सभी द्रव्यों में। प्लेन वाटर, प्लेन, प्लेन माने सादा, वाटर माने पानी या जल। सादा पानी, सादा जल सबसे अधिक सामान्य द्रव्यों में से एक है। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं। लेखक कहते हैं आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं, वन डे, कि एक दिन, स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था, ऑन द लाइन माने रेखा पर, विच जो रेखा, सेपरेट्स माने अलग कर देती है, द लीबियान डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली माने घाटी से, ऑफ द नील माने नील नदी की, इन इजिप्ट माने किस में, मिस्र में। लेखक कहता है कि एक दिन मुझे याद है, मैं कहाँ खड़ा हुआ था, मैं एक ऐसी रेखा पर खड़ा हुआ था जो रेखा नील नदी घाटी और लीबिया के रेगिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। प्रिय विद्यार्थियों, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान के चलिए ये आपका ग्लोब है, ये आपका क्या है, ग्लोब, और इस ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा, एंड बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से, ऊपर यहां कर्क रेखा 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री में मकर रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। इस तरह की बहुत रेखाएं इस ग्लोब पर हैं। इन रेखाओं में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन रेखाओं में ये रेखाएं कहीं आपको नजर नहीं आएंगी, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। यहां लेखक कहते हैं कि वह एक दिन कहां थे, वो एक दिन इस जगह पर थे, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप, और इस अफ्रीका महाद्वीप में ये जगह है भूमध्य सागर, यहां है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, जो नदी क्या कहलाती है, नील नदी। क्या कहलाती है, नील नदी। ये संसार की सबसे अधिक लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली। लेखक कहता है कि जहां होकर के नील नदी निकलती है वो मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका, थोड़ा सा भाग एशिया
और बहुत ही न्यून प्रभाव उसका यूरोप महाद्वीप पर भी रहा है। अधिकतर मिस्र की सभ्यता केवल अफ्रीका में ही, कुछ भाग उसका एशिया महाद्वीप में भी, लेकिन कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा उसका या थोड़ा सा प्रभाव यूरोप में भी था। लेखक कहता है कि मैं यहाँ एक रेखा पर खड़ा हुआ था, इधर होकर के क्या बहती है नील नदी, यो मिस्र की सभ्यता का जिसने निर्माण किया था, और ये नील नदी जहाँ होकर के निकलती है मिस्र की सभ्यता जिसने बनाई थी, बसाई थी, वो पूरा का पूरा क्षेत्र हरा भरा था। जबकि दूसरी तरफ ये जो हिस्सा है ये क्या है, लीबिया का रेगिस्तान, और ये क्या है, मिस्र की सभ्यता। लेखक कहता है लीबिया का रेगिस्तान पूरी तरीके से केवल और केवल धूल के सिवाय उस वहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ मिस्र की सभ्यता पूरी तरीके से हरी भरी और संपन्न सभ्यता मानी गई थी। लेखक इसी बात को कहते हैं कि ये सब किसके कारण हुआ, जल के कारण, कि नील नदी का पानी, नील नदी के जल ने इधर का क्षेत्र है वो हरा भरा बना दिया है, जबकि इधर का क्षेत्र जो लीबिया का रेगिस्तान है वो कैसा रह गया, सूखा, क्योंकि वहाँ पानी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जल है ही नहीं। इस बात की ओर यह लेखक इशारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग में खड़ा हुआ था, ऑन द लाइन माने रेखा पर, विच सेपरेट जो रेखा अलग करती है लीबियान डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली माने घाटी से, ऑफ द नील माने नील नदी की, इन इजिप्ट। इजिप्ट माने क्या होता है, मिस्र, मिस्र की सभ्यता ये है। ओके डियर्स, आगे चलते हैं। ऑन वन साइड, एक तरफ, वन माने एक, साइड में इस तरफ, वॉज था, विजेबल माने देखने के लिए, एशी माने एक समुद्र, और बिलोइंग सैंड उभरती हुई मिट्टी का, ऊपर उठी हुई मिट्टी का, बादलों जैसी मिट्टी का, बादलों का प्रकार होता है ना, ऐसे घुमड़ घुमड़ के बादल होते हैं, उसी प्रकार की मिट्टी भी वहां कैसे थी, घुमड़ घुमड़ के थी। प्रिय विद्यार्थियों, VALLEY, वैली मीन्स क्या होता है, घाटी। तो लेखक कहता है कि जिस रेखा के एक तरफ देखने के लिए सी समुद्र था, विजेबल ऑन इट बिलोइंग सैंड, बिलोइंग माने उमड़ घुमड़दार, ऊपर उठती हुई रेत का महासागर था, समुद्र था, विदाउट ए स्पैक, बिना किसी स्पैक माने निशान के, चिन्ह के, ऑफ ग्रीन माने हरियाली के, और ए सिंगल या कोई अकेले, लिविंग थिंग माने सजीव के, एनीवेयर माने कहीं भी, विजिबल माने देखने के लिए, ऑन इट माने इस पर। इस लीबिया के रेगिस्तान में कहीं भी हरियाली का एक निशान भी नहीं था, और इस लीबिया के रेगिस्तान में सजीव एक भी नहीं था, ना ही कोई पेड़ पौधा और ना ही कोई जीव जंतु, ना ही इंसानी बस्ती, कुछ भी नहीं थी, केवल खाली रेगिस्तान था। जबकि मिस्र में बड़ी सभ्यता, आज भी पहले से ही मिस्र की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इजिप्ट सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां यही बात बताई गई है कि यहां तो इतना हरा भरा क्यों है और यहां क्यों नहीं है। यहां देख लीजिए, राजस्थान की बात करते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां जनघनत्व कम है, जबकि और इधर की तरफ आप आते हो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में, वहां जनघनत्व अधिक है, हरियाली भी अधिक है। क्यों?
कौन सी चीज इस बात को इंडिकेट कर रही है? वो चीज है आपकी जल, केवल जल के कारण ऐसा है। चलते हैं आगे। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ले माने पड़ा हुआ था, वन माने एक, ऑफ द ग्रीनेस्ट माने सबसे अधिक हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल सबसे अधिक फर्टाइल माने उपजाऊ, फर्टाइल माने उपजाऊ, मोस्ट फर्टाइल सबसे अधिक उपजाऊ, एंड डेंसली और घने रूप से, पॉपुलेटेड माने जनसंख्या वाला, एरियाज माने क्षेत्र, टू बी फाउंड पाए जाने के लिए, एनीवेयर कहीं भी, ऑन द अर्थ माने किस पर? पृथ्वी पर, टीमिंग जो भरा पड़ा था, पोषित था, विद लाइफ माने किससे? जीवन से, एंड वेजिटेशन और किससे? वनस्पति से। वेजिटेशन माने वनस्पति, जबकि दूसरी तरफ क्या था? ये पूरी तरीके से घने रूप से बसा हुआ क्षेत्र था, वनस्पति से भरा हुआ था, जीव जंतुओं से भरा हुआ था, इंसान की बस्ती से भरा हुआ था, हरा भरा क्षेत्र था। वॉट मेड, वॉट कौन सी चीज ने, मेड माने बनाया, दिस इस वंडरफुल माने आश्चर्यजनक, डिफरेंस माने भिन्नता को, किस चीज ने इस आश्चर्यजनक भिन्नता को बनाया? मतलब ये आश्चर्यजनक भिन्नता कौन सी चीज ने यहां की है? किसके कारण? केवल ये भिन्नता किसके कारण हुई है? जल के कारण हुई है, पानी के कारण हुई है। वाई, तो इसलिए, इट इज द वाटर, इट इज यह है, द वाटर माने क्या? जल, ऑफ द रिवर नील, किसका? नील नदी का, फ्लोइंग जो बह रहा है, डाउन नीचे की ओर, टू द मेडिटेरेनियन, किस की ओर? भूमध्य सागर की ओर। मेडिटेरेनियन सी, ये क्या है? भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, इसकी ओर बह रहा है। क्या बह रहा है? नील नदी का पानी। अब ये प्रश्न यहां बनता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इज द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ? लेखक के अनुसार जीवन का सच्चा अमृत क्या है? जल, कॉमन वाटर, सादा पानी जीवन का सच्चा अमृत। या ये हो सकता है, व्हाट इज वाटर? पानी क्या है? जल क्या है? वाटर इज द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग टू सीवी रमन। दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न है, डेस्क्राइब द वैली ऑफ नील, नील नदी घाटी का वर्णन करो। तो क्या वर्णन करेंगे? दिस वैली इज द ग्रीनेस्ट वैली ऑफ द वर्ल्ड, इट टीम्ड विद ह्यूमन पॉपुलेशन एंड वेजिटेशन, मानव जनसंख्या और वनस्पति से ये क्या है? भरी हुई है। तीसरा प्रश्न बनता है, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ नील? यह अगला प्रश्न बनता है, नील नदी घाटी और लीबिया के रेगिस्तान के बीच में कौन सी चीज है जिसने भिन्नता की है? तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज द रिवर ऑफ नील दैट इज फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन सी, मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ नील। ओके, चलते हैं आगे। इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील, ये नील नदी का पानी है, फ्लोइंग डाउन जो नीचे की ओर बह रहा है, टू द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की ओर, फ्रॉम इट्स सोर्स, अपने स्रोत से, सोर्स माने स्रोत, यहां से बह रहा है। एक कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, एक कपल माने एक जोड़ी, यानी कि 2000 माइल्स अवे माने मील दूर से ये जल
ये पानी नील नदी यहाँ मध्य अफ्रीका में केन्या से थोड़ी सी साइड में एक झील है, जिस झील का नाम है विक्टोरिया झील। उसी के पास से एक नदी और बहती है, कांगो या जायरे नदी। नील नदी के बाद अफ्रीका में उसी नदी का नाम आता है। ये वो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे। चलते हैं आगे, जनरल क्वेश्चन की ओर नहीं। यहां विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से ये नील नदी बह रही है, जो लगभग 2000 मील दूरी तक भूमध्य सागर में गिरती है, और जहां जहां से नील नदी निकलती है वहां नील नदी ने अपना प्रभाव जमाया है और मानव सभ्यता का विकास किया है। जियोलॉजिस्ट, भूगोलवेत्ता, जियोलॉजिस्ट, भूगोलवेत्ता, ध्यान रखना जीईओ के बारे में बात करेंगे अभी। जीईओ ना कि जेडईओ। जीईओ के बारे में हम बात करते हैं तो ये होता है भूगोलवेत्ता। जबकि हम जेडडबलओ के बारे में बात करते हैं तो वो होते हैं जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जूलॉजिस्ट का मतलब होता है आपका यानी जंतु विज्ञानी। जबकि जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? भूगोलवेत्ता, भूगर्भ शास्त्री। जूलॉजिस्ट, भूगोलवेत्ता टेल अस, हमें बताते हैं दैट की द एंटायर सॉइल, संपूर्ण मिट्टी, एंटायर माने संपूर्ण, और सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी, ऑफ द नील वैली, नील नदी घाटी की, इज द क्रिएशन माने निर्माण है, रचना है, ऑफ द रिवर इटसेल्फ, स्वयं नदी की। ब्रॉट डाउन, जिस मिट्टी को लाया गया था, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, सबसे अच्छे सिल्ट माने गाद के रूप में, सिल्ट माने गाद, कीचड़, मिट्टी के कण जिसमें पानी मिला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? गाद बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, मिट्टी कण बोलते हैं। ये नील नदी अपने साथ मिट्टी के कणों को लेके आई थी, गाद को लेकर के आई थी। इन इट्स फ्लड वाटर्स, अपने बाढ़ के पानी में, फ्लड माने बाढ़ का, वाटर माने पानी, फ्रॉम द हाईलैंड्स, उच्च भूमि से, ऑफ एबिसीनिया की, यहां ये विक्टोरिया झील है ना, यहां ऊंची भूमि है, और इधर भूमध्य सागर की ओर नीची भूमि है। हमेशा जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, यहां उच्च भूमि है या निम्न भूमि है। उच्च भूमि एबिसीनिया की है, और उस उच्च भूमि से ही नील नदी निकल रही है नीचे की ओर। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और वह मध्य अफ्रीका से, फ्रॉम मन से, रिमोट मन सुदूर, शब्द है रिमोट, REMOTE, रिमोट मन क्या होता है? सुदूर, सीधी दूरी में, सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका से, एंड लेट डाउन, और इस नदी ने लेट डाउन माने जमा दिया, थ्रू द एज माने युगों से, इन द ट्रो, नाली में, गर्त में, TROUGS, ट्रो मीन्स क्या होता है? नाली, या कह सकते हो गर्त। नाली में या गर्त में जमा दिया है, थ्रू विच, जिस गर्त या जिस नाली से होकर के, द नील फ्लोज, नील नदी, फ्लोज माने बहती है, इनटू द सी माने किस में? समुद्र में। कौन से समुद्र में बहती है? भूमध्य सागर में बहती है। बहुत वर्षों से, युगों से ये नील नदी बह रही है, और बहते बहते एबिसीनिया की उच्च भूमि से यह अपने साथ सबसे अच्छी गाद,
सबसे अच्छे कीचड़, सबसे अच्छे उपजाऊ मिट्टी के कणों को लेकर आई थी, जिससे कि मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और वहां उस सभ्यता ने कृषि व्यवस्था की थी, जिससे कि वो सभ्यता वहां धीरे धीरे फलने फूलने लगी, पनपने लगी। ये सब किसका कारण है? नील नदी का कारण है। और बाद में नील नदी किस में चली गई? भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। चलते हैं आगे। इजिप्ट इनफैक्ट, इनफैक्ट माने वास्तव में, इजिप्ट माने मिस्र, वॉज मेड माने बनाया गया था, बाई इट्स रिवर मान इसके नदी के द्वारा। मिस्र की सभ्यता वास्तव में किसके द्वारा बनाई गई थी? मिस्र की इस नदी के द्वारा। मिस्र की नदी किसे कहते हैं? नील को ही कहते हैं। नील नदी किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहां क्या पढ़ेंगे? इनफैक्ट वास्तव में इजिप्ट माने मिस्र, वॉज मेड बनाया गया था, बाय इट्स रिवर इसके नदी के द्वारा, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसकी एंशिएंट माने प्राचीन और सिविलाइजेशन माने सभ्यता, इसकी प्राचीन सभ्यता वॉज क्रिएटेड माने बनाई गई थी, रची गई थी, उत्पन्न की गई थी, एंड इट सस्टेन्ड और आज भी धारण किए हुए है। सस्टेन माने धारण किए हुए है, बनाए हुए है। मिस्र की सभ्यता बनाई गई थी, रचना की गई थी, मिस्र की सभ्यता को बनाया गया था, एंड इट सस्टेन्ड और आज भी वो धारण किए हुए है, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, किसके द्वारा? लाइफ गिविंग माने जीवनदायी, वाटर्स माने पानी के द्वारा, विच कम डाउन, जो पानी, जो जल, कम डाउन माने नीचे की ओर आता है, ईयर आफ्टर ईयर माने एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, विद अनफेलिंग, अनफेलिंग माने अचूक, रेगुलरिटी माने नियमितता से। अनफेलिंग, अनफेलिंग माने क्या होता है? अचूक, और रेगुलरिटी माने नियमितता। रेगुलरिटी माने क्या होता है? नियमित। अचूक का मतलब बिना चूके हुए, लगातार नियमितता से ये पानी बहता हुआ ही आ रहा है। कहां से? सुदूर अफ्रीका से, एबसीनिया की उच्च भूमि से, यानी कह सकते हो इसको विक्टोरिया झील से। और जहां होकर के नदी निकल रही है वहां मिस्र की सभ्यता ने विकास किया। वो सभ्यता एक हरी भरी सभ्यता और समृद्धशाली सभ्यता मानी जाती है। लेकिन लेखक कहता है दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं जहां नदी नहीं है वहां क्या है? लीबिया का रेगिस्तान है। अफ्रीका में सारा रेगिस्तान भी है, लेकिन यहां लेखक कहता है कि एक तरफ तो नील नदी घाटी है जहां नील अपने पानी को पहुंचाती है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ क्या है? लीबिया का रेगिस्तान। तो वो किसके कारण है? केवल अलग किसके कारण हुआ ऐसा? रेगिस्तान और हरियाली में जो भिन्नता हुई है किसके कारण हुई है? नील नदी के पानी के कारण। चलिए, योर फर्स्ट पैराग्राफ हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड पैराग्राफ हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही शुरुआत करते करते आप और मैं, जैसे ही हमारा तुम्हारा बुक का ग्रामर पोर्शन हो चुका, बुक्स का जैसे भी रिदम बैठता चलेगा, धीरे धीरे आप और हम थोड़ा तेज यहाँ रैपिडली इसको पढ़ते चलेंगे, लेकिन समझना आपको अति आवश्यक है। आई गिव दिस एग्जाम्पल, पैरा नंबर सेकेंड। आई गिव, मैं देता हूं, दिस एग्जाम्पल, इस उदाहरण को, एंड कुड गिव, और मैं दे सकता था, मैनी अदर्स माने बहुत से अन्य उदाहरण। मैनी माने बहुत से, अदर्स माने अन्य, दूसरे। मैं इस उदाहरण को देता हूं और बहुत से अन्य उदाहरण भी दे सकता था। टू एम्फेसाइज माने
जोर देने के लिए दैट की दिस कॉमन सबस्टेंस, यह कॉमन माने सामान्य, सबस्टेंस माने पदार्थ, यह सामान्य पदार्थ, सबस्टेंस माने पदार्थ, SUBSTANCE, सबस्टेंस माने पदार्थ, यह सामान्य पदार्थ विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे वी हम टेक फॉर ग्रांटेड माने महत्व नहीं समझते। ये आपका यहां फ्रेज है, ये आपको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस शब्द को हम सीधा सीधा लेते हैं तो टेक माने लेना, फॉर मान के लिए, ग्रांटेड मान स्वीकृति, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है। टेक फॉर ग्रांटेड का अर्थ है महत्व नहीं समझना, महत्व नहीं समझना, महत्व नहीं समझना। मैं इस उदाहरण को देता हूं और बहुत से अन्य उदाहरण भी दे सकता था टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए, दैट की दिस कॉमन सबस्टेंस, यह सामान्य सा पदार्थ। कौन सामान्य सा पदार्थ? पानी। यह सामान्य सा पदार्थ विच, जिसे वी टेक फॉर ग्रांटेड, हम महत्व नहीं देते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। इन माने में, आवर माने हमारे, एवरीडे मान रोजाना का, लाइफ माने जीवन में। रोजाना जीवन में पानी को महत्व नहीं देते हैं। स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो बस पानी चलता ही जा रहा है। अकारण हम पानी को व्यर्थ में ही बहा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। जल, अन्न, इनको महत्व दिया गया है, हमें इनको व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हम केवल इसके उपभोग करता है। हमारा इन प्राकृतिक चीजों पर कोई अधिकार नहीं है बर्बाद करने का, क्योंकि ये चीजें हमारी हैं ही नहीं। ये चीजें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। दीज थिंग्स आर नॉट फॉर अस, दीज थिंग्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, माय डियर स्टूडेंट्स। भविष्य की पीढ़ी के लिए है, और हम इसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। खर्च नहीं, हम बर्बाद कर रहे हैं। चलते हैं आगे। विच, जिस सामान्य पदार्थ को वी टेक फॉर ग्रांटेड, हम महत्व नहीं देते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे रोजाना के जीवन में, इज द मोस्ट पोटेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है, चीज है, ऑन द फेस माने धरातल पर, ऑफ आवर अर्थ माने हमारी पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी के धरातल पर यह है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक पदार्थ है। इट हैज प्लेड, इस पानी ने, जल ने, हैज प्लेड माने अदा किया है, ए रोल माने एक योगदान, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, वास्ट माने बहुत बड़े, विशाल, सिग्निफिकेंस माने महत्व का, इन शेपिंग माने आकार देने में, द कोर्स माने दिशा, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री माने पृथ्वी के इतिहास की, पृथ्वी के इतिहास की दिशा को आकार देने में पानी ने एक महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। प्ले माने अदा करना, रोल माने योगदान, सिग्निफिकेंस माने महत्व, शेप माने आकार देना, अर्थ माने पृथ्वी, और
कोर्स माने दिशा, हिस्ट्री माने इतिहास। पृथ्वी के इतिहास की दिशा में आकार देने में पानी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। एंड कंटिन्यूज, और जारी रखता है, टू प्ले माने अदा करना, द लीडिंग रोल महत्वपूर्ण योगदान, लीडिंग माने अग्रणी, LEADING, लीडिंग माने क्या होता है? अग्रणी, आगे का, महत्वपूर्ण, रोल माने योगदान, लीडिंग माने अग्रणी और रोल माने योगदान, इन द ड्रामा माने नाटक में, ऑफ लाइफ माने जीवन का, ऑन द सरफेस माने धरातल पर, सतह पर, ऑफ आवर प्लानेट माने हमारे ग्रह की। प्लानेट मीन्स क्या होता है? ग्रह, PLANET, प्लानेट मीन्स क्या होता है? ग्रह। हमारे इस पृथ्वी ग्रह के सतह पर जीवन के नाटक में पानी आज भी अग्रणी योगदान कर रहा है, अग्रणी योगदान अदा कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके 2 पैरा यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इनमें समझ में आया होगा। ये पार्ट, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, निबंध है। आगे से चैप्टर हैं वो भी आसान हो जाएंगे, डोंट वरी। आपका 2 दिन में 3 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चौथे दिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 4 दिन लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो 3 दिन लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो 5 दिन भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की मैं यह क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं प्रोज सेक्शन का ये 2 पैरा मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये दोनों पैरा आपको समझ में आए होंगे। और हालांकि जो दूसरी बुक है आपकी पैनोरामा, वो बुक बहुत सरल है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी राइटिंग की है। उसमें सीधे सीधे शब्द दिए हुए हैं और वो शब्द भी सीधे हैं, स्टोरी है, कहानी है। इस बुक में आपके निबंध हैं, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के शब्द भी थोड़े से इस प्रकार के हैं जो हमने बहुत कम वो शब्द सुने हैं, हमारी कॉमन लैंग्वेज में नहीं है। बट डोंट वरी, आई विल मेक यू दीज ऑल चैप्टर्स इजी। डू नॉट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, you have to play your role in your examination, you have to continue your study. Okay dears, with these words I finish my class. I hope or wish you are very well at your home. Be happy, be healthy. Thank you.